So hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes, today I am there with you with computer graphics unit number 4. ठीक है, तो आज के वीडियो ऐसे थ्योरी रिलेटेड, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा आपको यूनिट पढ़ा रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड जो हमें डेफिनेटली पढ़ने हैं एंड इन्हीं में से आई गारंटी हूँ कि आपको क्वेश्चंस आएंगे, यही टॉपिक्स के ऊपर आएंगे। हो सकता है कि इन्हीं के ऊपर कुछ अलग फ्रेम हो जाए, लेकिन टॉपिक्स जो है वो यही रहेंगे। तो मैंने सोचा थ्योरी पढ़ाने से अच्छा है जिसमें सिर्फ मैं एकदम टॉपिक का नाम लूं एंड देन उसको एक्सप्लेन करूं, इससे अच्छा है उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करते हैं। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चन पेपर एकदम रीसेंट आपका क्वेश्चन पेपर है आपके एसपीपीयू का एंड सेम। तो आप अगर जाके देखो 2024, 2023, तो 3 पेपर्स के कॉम्बिनेशन के साथ मैंने सारे और में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी सारे उठा के मैंने मास्टर सोल्यूशन ये बनाया हुआ है। तो ये सिर्फ यूनिट 4 का है, तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के हैं। तो अगर आप चाहो तो ये सारे मास्टर सोल्यूशंस को आप एक्सेस कर सकते हो। यू कैन गेट दिस ऑल इन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। तो उसके लिए आपको सिर्फ गूगल फॉर्म को फिल करना पड़ेगा विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन एंड यू विल बी गेटिंग ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल मास्टर सोल्यूशंस। तो चलिए यहाँ पर अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अपना यूनिट 4 देखो। मैं यही बोलूंगी कि आप सिर्फ इतने क्वेश्चन करके जाओ, डेफिनेटली आपका पूरा यूनिट 4 ऐसा समझो कि आपका कंप्लीटेड है। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चंस होते हैं जो कि मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब आ सकते हैं लेकिन आए भी तो और में आएंगे, तो आई विल डेफिनेटली पुट ऑन द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द बैकफेस डिटेक्शन एंड रिमूवल, ये पहला क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर पेपर में मैंने देखा है। ठीक है, तो देखो एक्सप्लेन बैकफेस डिटेक्शन एंड रिमूवल। तो बैकफेस का मतलब क्या होता है, ऐसा समझ लो कि आपके सामने आपका फ्रेंड खड़ा है एंड आप दोनों के बीच में कोई कबर्ड है या कोई भी एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि आप दोनों को क्या कर रही है, एक दूसरे को देखने से मतलब नहीं देख पा रहे हो आप एक दूसरे को, राइट। तो वो क्या हो गया, बैक फेस हो गया एंड उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, अब वो पीछे खड़ा है आपका फ्रेंड, तो कोई फायदा है क्या उसका, नहीं। तो हमें क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है, करेक्ट। तो बैक फेस हम पहले डिटेक्ट करेंगे कि हाँ बैक फेस प्रेजेंट है या नहीं है। अगर होगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मार्क दिस एज 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आप देखो, मैंने ऐसे ही आंसर बनाया है, जिस पॉइंट में आपको उसको लिखना है। ठीक है, इन दिस फ्लो ओनली यू हैव टू राइट द आंसर। Now the first point is that in solid object there was a surface which was facing towards viewer। ठीक है, आपको क्या इमेजिन करना है कि आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि आपकी तरफ क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। आप कौन हो, व्यूअर हो। बैक साइड वी कैन नॉट सी, ठीक है, हम पीछे की उसकी साइड नहीं देख सकते डेफिनेटली। सो फॉर सेविंग एंड प्रोसेसिंग टाइम वी हैव टू रिमूव इट बिफोर क्लिपिंग। ठीक है, जब हम क्लिप कर रहे होते हैं, क्लिपिंग का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, राइट। क्लिपिंग के अंदर हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हम उसको कंसीडर नहीं करते। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था विंडो का। ठीक है, विंडो में क्या होता है, हमें जितना देखना है वो उस पर्टिकुलर विंडो में से जितना दिख सकता है हम उतना देखते हैं। अगर हमें बैक फेस देखना होगा तो हमें उस विंडो से नहीं दिखेगा, या फिर हमें एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट देखना होगा तो वो हमें विंडो से नहीं दिखेगा, राइट। सो दैट हैपेंस। तो ये क्या होता है, क्लिपिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि जो इनसाइड है बस वही रहेगा हमारा, जो आउटसाइड है वो नहीं रहेगा। तो जो आउटसाइड वाला नहीं रहता है उसको हम क्लिप कर देते हैं। सो अगर हमें उस क्लिपिंग के प्रोसेस के अंदर हमारा टाइम जो है सेव करना है, तो हम क्या कर देते हैं, जो बैक साइड है जो कि दिख नहीं रही है, उसका कोई यूज नहीं है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो आई होप अब ये जो स्टेटमेंट है वो क्लियर होगा। नाउ अगर हमें बैक साइड रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, देखो एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं विच इज इनसाइड माइनस आउटसाइड। ठीक है, जैसे कि हम बहुत ज्यादा बेसिक अगर समझे तो बहुत ज्यादा सिंपली इनसाइड माइनस आउटसाइड करेंगे तो वही पोर्शन बचेगा जो कि बैक फेस होगा, इनसाइड होगा, करेक्ट है। नाउ एक हम पॉइंट कंसीडर करेंगे अब। ठीक है, अब उस पॉइंट को पकड़ के हम देखेंगे कि क्या ये बैक फेस में प्रेजेंट है या कहाँ पे प्रेजेंट है एक्चुअली। तो लेट्स से हमारे पास जो पॉइंट है वो XYZ है, XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो इनसाइड पॉलीगॉन सरफेस अगर ये होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा, ax प्लस dy प्लस cz प्लस d, वो लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये बैक साइड प्रेजेंट है। समझ में आ गया। अगर इसका जो इक्वेशन आया है ये अगर लेस देन 0 आया तभी हम इसको क्या बोलेंगे कि ये बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम सपोज करें कि हमारा जो सरफेस है वो क्या है, बैक फेस है, तो हमें हमेशा समझना है, एक तो कंडीशन हमने ये देख ली कि हाँ वो पीछे है, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि वो पीछे है लेकिन दिख रहा है ना। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं क्या, बैक फेस। बैक फेस जो है वो कभी दिखता नहीं है, क्लियर।
तो इसके लिए हमारी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है v इंटू एन विच मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन होगी तभी जो हमारा सरफेस है वो बैक फेस होगा। ठीक है, अब इसमें v क्या है, v इज नथिंग बट व्यूअर वेक्टर व्यूइंग डायरेक्शन, यानी कि जहां से मैं देख रही हूँ, मैं कौन हूँ, व्यूअर हूँ। ठीक है, तो व्यूअर के डायरेक्शन से जो वेक्टर जा रहा है वो है आपका v। और n क्या है, n है आपका नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, जो कि हमने ऊपर देखा, जो हम ax by फॉर्म में लिख रहे थे, वही सम हम कंसीडर करेंगे a b c में। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका हमें लेना पड़ेगा, तो मुझे बताओ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ai bj प्लस ck। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको लेना होगा एक एग्जाम्पल। लेट से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ फेस कर रहा है, तो ये आपके z डायरेक्शन के अंदर फेस कर रहा है। ठीक है, ये z डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो अगर ये z डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो देखो गाइस, x y z में सिर्फ z के अंदर ही vz वाला हमारा वेक्टर होगा, और x और y में 0 0 हमें लिखना है। ओके, और n में हमारा क्या आ जाएगा, ai bj प्लस ck। नाउ अब यहाँ पर v इंटू n हमें करना होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तभी हम बोलेंगे ये क्या है, बैक फेस है। तो बेसिकली v इंटू एन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 0 0 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू ai 0, 0 इंटू bj 0। अब vz इंटू ck क्या आ जाएगा, vz ck आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कॉमन, ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये एल्गोरिदम है। ठीक है, अब हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ अगर ये z एक्सिस से देखें तो ये z क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है। इसका मतलब हम z एक्सिस में क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखो, तो z एक्सिस में यहाँ पर आप n के अंदर हमें इसको कंसीडर करना है क्या, n इज इक्वल टू -1 0 0। ठीक है, -1 0 0। अब ये -1 क्यों है, देखो ये क्या है, आपका नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या, कि यहाँ पर से जो आपका नॉर्मल जा रहा है, जो कि फेस हमें देखना है, वो नॉर्मल किस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ जा रहा है, यानी कि x के नेगेटिव डायरेक्शन में। इसीलिए हमने क्या बोल दिया, इसको -1 बोल दिया। ठीक है, और बाकी सब y और z से कोई भी कनेक्शन नहीं है, सिर्फ जो हमारा वेक्टर है n वेक्टर वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। इसका मतलब हमने x को दे दिया -1। अब v वेक्टर को अगर हम देखें तो v वेक्टर भी देखो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जो व्यूअर है वो भी इसी डायरेक्शन से देख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा दोनों भी यहाँ पर -1 0 0 हो गए। अब हमें हमारे फॉर्मूला के हिसाब से n इंटू वी करना होगा, जो कि हम -1 0 0 इंटू -1 0 0 करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा हमें 1। अब हमारा जो 1 है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये सरफेस क्या है, बैक फेस है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर 1 आया तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये सरफेस क्या हो गया, हिडन हो गया। एंड हम यहाँ से इस डायग्राम से भी एक्सप्लेन करके, यानी कि ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो पीछे वाला जो फेस है वो बैक फेस है डेफिनेटली, तो वो हिडन होगा। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सिमिलरली अब बी वाला हम पैटर्न जो है देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा एन है, यानी कि जो नॉर्मल वेक्टर है, वो कहाँ पे जा रहा है, हमारे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। और ये याद रखो कि व्यूअर हमेशा इसी साइड से देख रहा है, इसलिए व्यूअर जो है हमेशा -x में आ जाएगा। तो यहाँ पर n जो है वो हमारा प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0। अब यहाँ पर जो ये v है, राइट, ये जो v है ये अगेन उसी डायरेक्शन में, तो v हमेशा हमारा -1 0 0 रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -1। अब ये -1 जो है ये तो लेस देन 0 है, ये तो ग्रेटर देन 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये सरफेस विजिबल है। तो मुझे बताओ यहाँ से अगर व्यूअर देख रहा है और इसी सरफेस को देखना है तो क्या ये विजिबल है, डेफिनेटली विजिबल है। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। नाउ थर्ड वाला जो है हमारा सी वाला ऑब्जेक्ट, ये देखते हैं। इसमें हमें कौन सा वाला सरफेस देखना है, देखो ये वाला सरफेस देखना है। अब ये वाला सरफेस क्या है, हमारे z एक्सिस को पैरेलल है। z एक्सिस को पैरेलल है, इसका मतलब हमारे z में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, दोनों x और y में 0 0। और वेक्टर तो हमारा व्यूइंग वेक्टर वही है। तो मुझे बताओ कि आप थोड़ा सा दिमाग से सोचो कि यहाँ पर अगर ये है तो अगर मुझे ये देखना है तो ये दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है। 0 मिलने का मतलब क्या है, जो हमारा सरफेस है वो व्यूइंग डायरेक्शन के क्या है, पैरेलल है। समझ में आ गया, व्यूइंग डायरेक्शन के पैरेलल है, दैट्स इट। तो ये बस आपको इतना एक्सप्लेन करना है। 1 पेज का आप आंसर, इसको 1.5 पेज का आंसर समझ लो। एंड इसको आप प्लीज आप अच्छे से पढ़ लो, 2-3 बार रिवाइज कर लो, चाहो तो बाय हार्ट कर लो। बैक फेस डिटेक्शन एंड रिमूवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी डीपली। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन एंड अप ओवर हियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। Like if the angle between the viewing direction and the normal of plane is between 90 to -90 डिग्री, ठीक है, यानी कि viewing direction और normal जो है हमारा, उन दोनों के बीच में अगर 90 to -90 डिग्री है एंगल,
तो हम क्या बोलेंगे, जो सरफेस होगा वो विजिबल होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखना जरूर, अदरवाइज इट इज हिडन एंड शुड बी रिमूव्ड, ओके। फॉर कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन लाइक क्यूब सर्फेसेस आर आइदर फुल्ली विजिबल और कंप्लीटली हिडन, यानी कि हम ऐसा नहीं समझ सकते कि हाँ पीछे भी है लेकिन थोड़ा बहुत पोर्शन दिख रहा है, तो ऐसे कुछ सारे ही ऑब्जेक्ट्स ऐसे नहीं होते हैं। तो जैसे कि कोई कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन्स हम देख सकते हैं लाइक क्यूब वगैरह, या मतलब ऐसे पॉलीहेड्रॉन्स, तो उनमें क्या है, जो सरफेस है या तो फुल्ली विजिबल होगा या तो कंप्लीटली हिडन होगा, ओके। नाउ बट द कॉन्केव पॉलीहेड्रॉन में हैव सम सरफेसेस पार्शियली विजिबल, यानी अगर कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन की बात करें तो वो क्या होता है, या तो फुल्ली विजिबल या कंप्लीटली हिडन, और अगर कॉन्केव पॉलीहेड्रॉन की बात करें तो इट मे हैव सम सरफेसेस व्हिच आर पार्शियली विजिबल, ठीक है, यानी कि थोड़े दिख रहे हैं थोड़े से नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन इसमें हो सकती है कॉन्केव में, लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं है, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली ओवर एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेन एंड कंपेयर पॉइंट सोर्सेज एंड डिफ्यूज इल्यूमिनेशन, ठीक है। सो पहले तो कंसिडर पॉइंट सोर्स और डिफ्यूज इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो एक्सप्लेन और कंपेयर करने बोला गया है, तो आप मतलब सिंपल पॉइंट सोर्स और डिफ्यूज इल्यूमिनेशन का डेफिनेशन लिख सकते हो, एंड देन उनका जो कंपैरिजन है ना, जो कंपैरिजन टेबल होगा यहाँ पे वो बना सकते हो। लेकिन मैंने जो है ना हमारे आंसर्स जो है ना ये ज्यादा लेंदी रखे हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेटरी रखे हैं, ताकि अगर आपको सिर्फ पॉइंट सोर्स पे भी क्वेश्चन आए ना तो आप बहुत चीजें हैं इसके अंदर जो लिख सकते हो, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर पूछी जाए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पोर्शन स्किप करा है आपके थ्योरी में से, तो बहुत ज्यादा सिंपली हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले तो पॉइंट सोर्स के बारे में पढ़ते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड डिफ्यूज इल्यूमिनेशन। तो पॉइंट सोर्स इल्यूमिनेशन और डिफ्यूज इल्यूमिनेशन क्या है, ये दोनों भी हमारे की कॉन्सेप्ट्स हैं इन द स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर हम लाइट की या फिर इल्यूमिनेशन मॉडल्स की स्टडी करते हैं सीजी के अंदर, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स उसके हैं वेयर दे डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटनिंग इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये दोनों भी पॉइंट सोर्स हो जाए या डिफ्यूज इल्यूमिनेशन हो जाए, ये हमें क्या बता रहे होते हैं, कुछ लाइटनिंग इफेक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं। तो अगर हम पॉइंट सोर्स की बात करें तो पॉइंट सोर्स ये खुद ही बता रहा है क्या, कि एक पॉइंट है जिससे लाइट इमर्ज हो रही होगी, है ना। अगर हम सन का ही एग्जांपल ले ले, ये क्या है, एक पॉइंट सोर्स ही है, करेक्ट। तो पॉइंट सोर्स इल्यूमिनेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, पॉइंट सोर्स इल्यूमिनेशन रेफर्स टू लाइट दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सिंगल स्मॉल और लोकलाइज्ड सोर्स, ठीक है। एग्जांपल हम दे सकते हैं लैंप, कैंडल और सन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, सो द लाइट रेज स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द सिंगल पॉइंट causing sharper and more defined shadows, ठीक है। तो ये क्या है आपका, अगर कोई आपकी लाइट रेज हैं जो कि सारे डायरेक्शंस में स्प्रेड आउट हैं, ठीक है, और वो स्प्रेड आउट तो है लेकिन वो इमर्ज कहाँ से हो रही है, सिंगल पॉइंट से हो रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट सोर्स। When the light source is relatively small compared to object being illuminated, the source is considered a point source. Obviously ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि अगर हमारा जो लाइट सोर्स है वो हमारे ऑब्जेक्ट से छोटा है तो हम उसको पॉइंट सोर्स कंसीडर करेंगे ना। Due to its concentrated nature, it can cause high contrast lightning and making it useful for highlighting details in objects. तो concentrated nature होता है, एक point source से एक ही light rays जो है वो emerge हो रही होती है, तो वो concentrated nature से हम high contrast lightning को जो है ना effect को डाल सकते हैं, हम चाहे तो highlight करवा सकते हैं हमारे object की details को। तो ये characteristics और ये चीजें आपकी enough है। अगर आपको point source के बारे में भी आता है तो आप थोड़ा बहुत और लिख सकते हो, point source का diagram निकाल के दिखा सकते हो, एंड डेफिनेटली ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दोगे। तो अगर आपको सिंपल पॉइंट सोर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया होगा, सो यू कैन रेफर दिस नोट्स। नाउ डिफ्यूज इल्यूमिनेशन की अगर बात करें तो देखो डेफिनेशन के अंदर डिफ्यूज इल्यूमिनेशन ऑकर्स व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस एंड इट इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शंस, ठीक है। यानी कि देखो पॉइंट सोर्स से हमें क्या मिल रहा था, पॉइंट सोर्स से हमें डायरेक्टली वो जो पॉइंट है उसमें से लाइट इमर्ज हो रही थी एंड वो हमें मिल रही थी। लेकिन डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में क्या होता है, वो लाइट कहीं और से इमर्ज हुई भी होती है जो कि स्ट्राइक होती है किसी सरफेस पे, एंड उस सरफेस से जो लाइट रिफ्लेक्शन में आ रही होती है ना, तो वो हमें क्या मिलती है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज इल्यूमिनेशन। क्लियर। तो डिफ्यूज इल्यूमिनेशन का डेफिनेशन आप फिर से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड कि ये दोनों अलग हैं क्या, नहीं, दे आर सेम। डिफ्यूज इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस एंड इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शंस, ठीक है।
हम अगर एग्जांपल लें, देखो अगर हमारी जो लाइट होती है, जो अगर हम किसी रूम में, जिस रूम में हम बैठे हैं, हम चारों तरफ देख सकते हैं। अगर आप सपोज रात में वीडियो देख रहे हो तो आपका जो बल्ब होगा या फिर आपकी जो ट्यूबलाइट होगी, आप कंसिडर करो आपके पास कोई बल्ब है एंड वो क्या है, आपका पॉइंट सोर्स है। तो अगर उस पॉइंट सोर्स से एक लाइट ऑफ रेज आ रही है तो वो डेफिनेटली हमारे जो रूम है उसकी चारों भी दीवारों पर वो क्या हो रही होगी, स्ट्राइक हो रही होगी। एंड उसी स्ट्राइकिंग की वजह से, उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें हमारे रूम में हर एक पॉइंट पे क्या दिख रही है, लाइट दिख रही है। तो वो हर एक पॉइंट पे लाइट क्यों दिख रही है, जबकि मेरा जो बल्ब है वो तो एक ही डायरेक्शन में लाइट दे रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डिफ्यूज इल्यूमिनेशन से मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो बार 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 रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड इट इज गिविंग द लाइट टू ईच एंड एवरी पॉइंट इन आवर रूम और ईच एंड एवरी पॉइंट इन आवर वॉल। समझ में आ रहा है ना? तो चलो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये इससे आप समझ लो कि हाँ डिफ्यूज इल्यूमिनेशन और पॉइंट सोर्स में डिफरेंस क्या है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो दिस टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन डजंट प्रोड्यूस शार्प शैडोज। ऑफ कोर्स डार्क शैडोज हमें इससे नहीं मिलते हैं अगर हम कंपेयर करें पॉइंट सोर्स के साथ, एंड इट रिजल्ट्स इन अ सॉफ्टर एंड मोर यूनिफॉर्म लाइटनिंग इफेक्ट। क्योंकि ऑफ कोर्स इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो गई होती है, कम हो जाती है ना। जो पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी होती है वो डेफिनेटली हाई होती है, तो उसके वजह से जो हमारे डिफ्यूज इल्यूमिनेशन है वो रिजल्ट क्या करता है, सॉफ्टर एंड मोर यूनिफॉर्म लाइटनिंग इफेक्ट को। The light reflects randomly from the surface, creating a more natural appearance for the matte surfaces. ठीक है। Now reflectivity coefficient है जो कि KD है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जो कि complete diffuse reflection का कॉन्सेप्ट है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है ना गाइज, रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, जिस भी सरफेस पे मेरी जो लाइट है वो डिफ्लेक्ट कर रही है ना, तो वो उस सरफेस का रिफ्लेक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या है, उसके ऊपर मेरी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट जो है ना डिपेंड करती है। तो जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स रिफ्लेक्टिविटी कोएफिशिएंट, जो कि है हमारा केडी, ठीक है, विच डिटरमाइंस हाउ मच द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। तो डेफिनेटली जो लाइट पॉइंट सोर्स है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मटेरियल पर हमारी जो लाइट है वो स्ट्राइक हो रही है, जिससे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, डेफिनेटली उसी के ऊपर पूरा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो व्हाइट सरफेस पे अगर मेरी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो मुझे ज्यादा लाइट मिलेगी इन कंपेयर टू अगर मैं ब्लैक सरफेस पे करती हूँ तो मुझे तो बहुत ही कम, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लाइट मिल रही होगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि व्हाइट सरफेस का जो केडी है यानी रिफ्लेक्सिविटी कोएफिशिएंट है वो हाई है और जो मेरा ब्लैक है उसका केडी जो है वो लो है। क्लियर? सो अगर अब हम कंपेरिजन देखें, ठीक है, तो देखो कंपैरिजन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं। अब हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, डेफिनेशंस पढ़ लिया, उसी के हिसाब से हम कंपेयर कर रहे हैं पॉइंट सोर्स और डिफ्यूज इल्यूमिनेशन को। तो सबसे पहला पॉइंट सोर्स के अंदर लाइट सोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, है ना, और डिफ्यूज में क्या है, लाइट सोर्स इज स्कैटर्ड एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, आप अपने रूम का जो है ना इमेजिन कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट सोर्स में इट प्रोड्यूसेस शार्प शैडोज, हमने पढ़ लिया है, ठीक है, और डिफ्यूज में क्या होता है, सॉफ्ट शैडोज मिल रहे होते हैं। यहाँ पर लाइट रेज स्प्रेड फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन, ऑफ कोर्स पॉइंट में से ही हमारी जो लाइट रेज है वो इमर्ज आउट हो रही होंगी, लेकिन डिफ्यूज में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट्स रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, now यहाँ पर यूजेज क्या है, हाईलाइटिंग डिटेल्स एंड डायरेक्ट लाइटनिंग, ये यूजेज है हमारे किसके, पॉइंट सोर्स के। अगर हम डिफ्यूज इल्यूमिनेशन के एग्जांपल्स या यूजेजेस देखें तो इट इज फॉर जनरल एम्बिएंट लाइटिंग। अब एम्बिएंट लाइटिंग क्या होती है, ये इसका डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन आगे है, तो आप थोड़ा सा उसके लिए वेट करो। एंड रियलिस्टिक सीन्स वगैरह के लिए हम डिफ्यूज इल्यूमिनेशन को यूज करते हैं। नाउ इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सरफेस रिफ्लेक्टिविटी। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने पॉइंट इल्यूमिनेशन या पॉइंट सोर्स में हमने किसी भी रिफ्लेक्टिविटी कोएफिशिएंट को नहीं पढ़ा, क्योंकि वो सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो सरफेस पे ही डिपेंड नहीं करता है, वो तो खुद की लाइट है एंड वो खुद इमर्ज कर रहा है, वो लाइट की मर्जी, वो किधर भी जाए, किधर भी स्ट्राइक हो। करेक्ट? सो ये है, तो ये डिपेंड नहीं करता है सरफेस रिफ्लेक्सिविटी पे। अब हमारा जो डिफ्यूज इल्यूमिनेशन है वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्सिविटी कोएफिशिएंट पे। ठीक है, नाउ हमने कितने कर लिए क्वेश्चंस, हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, 11 आउट ऑफ 2 हमारे हो चुके हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, कंपेयर करते हैं गोरांड शेडिंग एंड फॉन्ग शेडिंग को। ठीक है, तो गोरांड शेडिंग एंड फॉन्ग शेडिंग के अंदर क्या होगा, तो देखो मैं इसके सोल्यूशंस आपको डालूंगी ना, तो डेफिनेटली गोरांड एंड फॉन्ग शेडिंग के अगर ठीक है, मैं इसका जो है ना मैं आपको ऑफिशियल चैनल पर भी डाल दूंगी, डोंट वरी। तो यहाँ पर जो है ना मुझे जो क्वेश्चंस मिले, मुझे डायरेक्टली गोरांड शेडिंग या फॉन्ग शेडिंग पर एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल भी पीवाईक्यूज नहीं थे। हो सकता है इस बार आ जाए, तो वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट अगर इस क्वेश्चन पेपर में देखें, मतलब मुझे जो भी क्वेश्चन पेपर अभी लेटेस्ट मिले उसमें गोरांड शेडिंग और फॉन्ग शेडिंग का ही आपको क्या है,
डिफरेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम सिर्फ उसको ही देख लेते हैं इधर। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट्स, जो गॉरेंज शेडिंग है वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है कलर एट वर्टाइसेस एंड फिल्स इन कलर बिटवीन देम। यानी कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके कुछ वर्टाइसेस होंगे, तो उन वर्टाइसेस का क्या कलर है उसको कैलकुलेट करता है एंड फिर उन वर्टाइसेस में क्या कर देता है, कलर को फिल कर देता है उनके बीच में। समझ में आ रहा है, वर्टाइसेस के बीच में, वर्टाइसेस के अंदर फिल नहीं करता है, वर्टाइसेस के बीच में क्या करता है, कलर को फिल करता है। तो इट कैलकुलेट्स कलर एट वर्टाइसेस एंड फिल्स इन कलर बिटवीन दैम। ओके, अब फॉर्म शेडिंग की बात करें तो इट इंटरपोलेट्स नॉर्मल अक्रॉस द सरफेस एंड कैलकुलेट्स कलर फॉर ईच पिक्सल। यानी कि फॉर्म शेडिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि हम किसी वर्टाइसेस के ऊपर जाके उसको कलर देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो हर मतलब जो हमारा सरफेस है ना उसके सारे के सारे पिक्सल का कलर देख रहा होता है फॉर्म शेडिंग के अंदर, ठीक है। अगर हम गॉरेंज शेडिंग की बात करें तो इट मे मिस हाइलाइट्स इफ दे डोंट फॉल ऑन द वर्टेक्स। देखो अभी ये जो गॉरेंज शेडिंग है ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्टेक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर वर्टेक्स पे डिपेंड कर रहा है तो गाइस डेफिनेटली जो और पोर्शंस है मे बी वो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हो सकते हैं लेकिन वो वर्टेक्स पर लाई नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो गॉरेंज शेडिंग है वो उनके ऊपर हाईलाइट करना या फिर कलर करना क्या कर सकता है, मिस कर सकता है, ठीक है। सो दे मे मिस द हाईलाइट्स इफ दे डोंट फॉल ऑन द वर्टेक्स, ठीक है। लेकिन फॉर्म शेडिंग में क्या है, वो हर पिक्सल के ऊपर जाके अपना शेडिंग कर रहा है, तो ये क्या करता है, हर हाईलाइट को एक्यूरेटली कैप्चर करता है अगर वो वर्टाइसेस के बीच में नहीं भी हैं तो, क्योंकि ये तो वर्टाइसेस के ऊपर डिपेंड ही नहीं है ना, ये पूरे के पूरे सरफेस पे डिपेंड करता है। नाउ गॉरेंज शेडिंग जो है वो लेस रियलिस्टिक लगती है ऑफ कोर्स विद फ्लैटर शेडिंग। क्यों, क्योंकि ये हमेशा देखो इसकी यही डिसएडवांटेज रहेगी कि ये सिर्फ वर्टेक्स टू वर्टेक्स ही कलर करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है मोर रियलिस्टिक है विद स्मूदर शेडिंग एंड डिटेल्ड हाईलाइट्स। ओके, यहाँ पर ये जो है ये फास्टर है, व्हाई, बिकॉज ये वर्टेक्स टू वर्टेक्स क्या कर रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो वर्टेक्स टू वर्टेक्स जंप कर रहा है, कलर कर रहा है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो काम है वो जल्दी होगा। एंड ये जो है थोड़ा स्लोअर है, क्यों, क्योंकि इसको प्रोसेस करने में जो है ना टाइम लगता है एंड इट यूजेस मोर प्रोसेसिंग पावर एज वेल बिकॉज इट हैव टू रीच ईच ऑफ द पिक्सल। ओके, यहाँ पर Fifth point, it is used for simple scenes or real time graphics where the speed matters. Of course ये faster है ना, तो इसकी यही advantage है क्योंकि इसको हम simple scenes या फिर real time projects या फिर ऐसी चीजें बनाने के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें हमें speed matter करती है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर अगर हम देखें फॉर्म शेडिंग का, तो ये जो है डिटेल्ड सीन्स वगैरह बनाती है, तो ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के अंदर यूज किया जाता है जिसके अंदर जो स्पीड है वो बेसिकली मैटर नहीं करती है। सिक्स पॉइंट देखो, इट हैज लोअर मेमोरी यूसेज एज फ्यूअर कैलकुलेशंस आर डन पर फ्रेम, है ना, बहुत कम कैलकुलेशंस लग रहे हैं। व्हाई, ओनली द रीजन इज दैट कि हम वर्टाइसेस टू वर्टाइसेस जा रहे हैं, तो वर्टाइसेस टू वर्टाइसेस कैलकुलेशंस क्या है, लोअर मेमोरी यूज करेंगे। एंड हायर मेमोरी तब यूज होती है जब हम फॉर्म शेडिंग कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज हम पिक्सल बाय पिक्सल कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम देखें शेडोज की बात करें तो यहाँ पर जो शेडोज है दे मे लुक लेस डिटेल्ड विथ रफ और अब्रप्ट ट्रांजिशंस, ठीक है। तो रफ हो सकते हैं, अब्रप्ट ट्रांजिशंस हो सकते हैं, व्हाई, बिकॉज जो शेडोज हैं वो भी डेफिनेटली हम वर्टाइसेस टू वर्टाइसेस ही क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे, सो दे मे बी लुकिंग लेस रियलिस्टिक। एंड अगर हम फॉर्म शेडिंग की बात करें तो डेफिनेटली पिक्सल बाय पिक्सल इज एवरी टाइम करेक्ट एंड एवरी टाइम मोर प्रेफर्ड देन द वर्टाइसेस टू वर्टाइसेस। तो यहाँ पर शेडोज जो है वो मोर डिटेल्ड होते हैं, मोर ग्रेजुअल एंड स्मूथ ट्रांजिशंस हमें मिल रहे होते हैं। यहाँ पर अगर गॉरेंज शेडिंग की बात करें तो लोअर विजुअल क्वालिटी, यहाँ पर क्या है, हायर विजुअल क्वालिटी है। यहाँ पर देखें तो यूजफुल इन रियल टाइम एप्लीकेशंस, लाइक अगर हम वीडियो गेम्स वगैरह देखें जहां पर हमें स्पीड मैटर करती है, डेफिनेटली वहां पर हम गॉरेंज शेडिंग का यूज करते हैं। एंड अगर हमें मतलब इट हाई क्वालिटी रेंडर्स वगैरह या फिर जो सिमुलेशंस एंड फिल्म्स वगैरह है जहाँ पर रियलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हमारी फॉर्म शेडिंग को यूज कर रहे होते हैं। तो आपको अब देखो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, आपको मैंने मोर देन इनफ 9 पॉइंट्स देके रखे हैं, तो आप इसके अंदर से कोई भी पॉइंट याद रखो, डेफिनेटली आपके जो मतलब मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। एंड दीज ऑल पॉइंट्स आर इंडिविजुअली करेक्ट। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। सो आई होप सो यू आर एंजॉयिंग द सेशन, ठीक है। तो अगर एंजॉय करे तो प्लीज गो एंड हिट द लाइक बटन गाइस। एंड नाउ लेट्स started with the fourth question, which is the write a short note on Warnock's algorithm। तो Warnock's कोई algorithm है particular इस यूनिट 4 में, तो easy है, ठीक है, इसको हम समझ
समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल छोटी सी एल्गोरिथम है। तो इसके अंदर क्या है हमारा, देखो सबसे पहला पॉइंट में हम अप्रोच क्या कर रहे हैं टू द हिडन सरफेस प्रॉब्लम वाज डेवलप्ड बाय वार्नॉक। देखो अभी हमने स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वो भी बैकफेस डिटेक्शन और रिमूवल से रिलेटेड था। अब यहाँ पर भी हम किससे रिलेट कर पा रहे हैं, हम हिडन सरफेस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए वार्नॉक ने ये एल्गोरिथम बनाई है। Secondly, area subdivision algorithm which subdivides each area into 4 equal squares। ठीक है, तो हमें क्या समझना है, ये जो वार्नॉक्स एल्गोरिथम है इसके अंदर जो हमारा एरिया है, जो भी सरफेस है, ठीक है, उसको हम क्या कर लेते हैं, हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि ये आपका एरिया है, इसको हम क्या कर लेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे एंड इसका भी जो पर्टिकुलर एरिया होगा उसको भी हम उसके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नाउ एट ईच स्टेज इन द रिकर्सिव सब डिविजन प्रोसेस, तो ये क्या हो गया, रिकर्सिव सब डिविजन हो गया ना, बार बार हम क्या कर रहे हैं, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो एट ईच स्टेज इन रिकर्सिव सब डिविजन प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ ईच पॉलीगॉन एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज चेक्ड फॉर 4 पॉसिबल रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्शन है हमारे हर पॉलीगॉन का और जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो हम क्या देख रहे होते हैं, इसके अंदर पॉसिबल रिलेशनशिप्स जो है ना वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, we have to decide which polygons overlap the given area on the screen। यानी कि हमने पहले क्या कर लिया, हमने पहले एरिया देख लिया, उसके बाद हमने उसको 4 पार्ट्स में रिकर्सिवली क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब सबसे पहले हम देख सकते हैं कैसा पॉलीगॉन हमारा हो सकता है जो कि अंदर एक पॉलीगॉन है एंड उसके बाहर एक पॉलीगॉन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सराउंड्स पॉलीगॉन। ठीक है, सेकेंडली इंटरसेक्शन पॉलीगॉन ऐसा हो सकता है कि उसका जो कुछ पोर्शन है वो बाहर है एंड कुछ पोर्शन जो है वो अंदर है। तो देखो बाहर जो पॉलीगॉन है एंड उसी को इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, कोई एरिया, तो ये क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन पॉलीगॉन हो जाता है। वैसे कंटेंट पॉलीगॉन और सराउंड पॉलीगॉन मतलब मोस्टली सिमिलर ही है, जस्ट उसके अंदर ही क्या होता है, एक पॉलीगॉन प्रेजेंट होता है, सो वी कैन से दैट इट इज अ कंटेंट पॉलीगॉन। डिसजॉइंट पॉलीगॉन मतलब डिसजॉइंट का ही मतलब हम सेट्स पढ़ चुके हैं, हमें पता है क्या होता है, अलग होता है, दे आर नॉट इक्वल एंड देयर नो पॉइंट इज सिमिलर। तो इसके लिए एरिया भी अलग है और पॉलीगॉन भी अलग प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स होते हैं। तो स्टेप 1 में यही है कि वी हैव टू डिसाइड व्हिच पॉलीगॉन्स ओवरलैप द गिवन एरिया ऑन स्क्रीन एंड स्टेप 2 में व्हिच पॉलीगॉन्स आर विजिबल इन दैट स्क्रीन। सो पर्टिकुलर हम उस एरिया के अंदर जो पॉलीगॉन विजिबल है ओनली दैट मच वी हैव टू कंसीडर। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा एंड दिस इज ओनली द थिंग जो वार्नॉक्स एल्गोरिथम में हमें बताई जाती है। तो सिंपल ये जो है ना, ये पोर्शन ऑफ डायग्राम्स ये ही एक्सपेक्टेड होते हैं, अदरवाइज आपको जितना एक्सप्लेन करना है आप इन एग्जांपल्स इमेजेस से कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड एग्जामिनर इज गोइंग टू फोकस ऑन योर डायग्राम्स एंड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर देयर। ओके, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका हाफ टोन शेडिंग को एक्सप्लेन करना। तो हाफ टोन शेडिंग के अंदर क्या होता है, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट फोकस ऑन माय वर्ड्स। ठीक है, बिल्कुल भी आप माइंड को थोड़ा ऐसा मत रखो कि इधर भी ध्यान है इधर भी ध्यान है, इधर लेक्चर भी चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो। ओके, तो जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट सेज मेनी डिस्प्लेज एंड हार्ड कॉपी डिवाइसेस आर बाय लेवल। ठीक है, आपकी बहुत सारी डिस्प्लेस या हार्ड कॉपी डिवाइस क्या हो सकती हैं, बाय लेवल हो सकती हैं, यानी कि 2 लेवल उनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दे कैन ओनली प्रोड्यूस 2 इंटेंसिटी लेवल्स, यानी कि जितने लेवल होंगे उतनी इंटेंसिटी लेवल्स हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटेंसिटी लेवल आप समझ रहे हो ना, इंटेंसिटी, अगर किसी भी इमेज को या फिर किसी भी हम ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी हमें पड़ रही होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको पहचान पाते हैं या फिर उसको मतलब डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। सो बेसिकली अगर हमारा कोई भी डिस्प्ले डिवाइस है या फिर हार्ड कॉपी डिवाइस है वो क्या है, अगर बाय लेवल होता है तो हम उसको बोल सकते हैं ये सिर्फ 2 ही इंटेंसिटी लेवल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो यस, अगर इन सच डिस्प्लेज और हार्ड कॉपी डिवाइसेस वी कैन क्रिएट एन अपरेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अवेलेबल इंटेंसिटीज। देखो अब हमने समझ लिया कि हाँ वो तो बाय लेवल है तो ये 2 इंटेंसिटी लेवल से क्रिएट करेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपरेंटली इंक्रीज कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ अवेलेबल इंटेंसिटीज को। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा जो क्लियर है ना वो हमें डिस्प्ले दिख रही होगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपरेंटली इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ अवेलेबल इंटेंसिटीज को। सो दिस इज अचीव्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीपल पिक्सल पोजीशन इनटू द डिस्प्ले ऑफ ईच इंटेंसिटी वैल्यू। यानी कि देखो हमारी जो फर्स्ट इंटेंसिटी है या 2 इंटेंसिटीज मेरे पास प्रेजेंट थी, तो हर इंटेंसिटी के अंदर कुछ ना कुछ पिक्सल्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो इंटेंसिटी आ रही थी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसके अंदर जो पिक्सल्स है ना उन्हीं को मल्टीपल पिक्सल्स इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, है ना।
जिसके वजह से क्या होगा, जो मेरी डिस्प्ले है उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डेफिनेटली सारी चीजें किस पे डिपेंड है, पिक्सल पे डिपेंड है, राइट। सो दिस इज अचीव्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीपल पिक्सल पोजीशंस इनटू द डिस्प्ले ऑफ ईच इंटेंसिटी वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपेरेंटली हम खुद से इंक्रीज कर सकते हैं इंटेंसिटीज को। नाउ व्हेन वी व्यू अ वेरी स्मॉल एरिया फ्रॉम अ सफिशिएंटली लार्ज व्यूइंग डिस्टेंस, तो हमारी जो आईज है, आवर आईज एवरेज फाइन डिटेल्स विद इन द स्मॉल एरिया एंड रिकॉर्ड ओनली द ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ द एरिया। इसका मतलब क्या है, देखो इंटेंसिटी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको बहुत छोटी सी चीज पड़ी हुई है जो आपको दिख रही है, ठीक है, लेट्स से आपके पास कोई पेन पड़ा हुआ है ना, तो अगर लेट्स से वो जो हमारा सिंपल स्टेशनरी में बॉल ये क्या कहते हैं, रेड पेन आता है ना, रेड पेन बॉल पेन हमारा, तो वो पड़ा हुआ है, आपसे बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो आपकी आंखों के लिए वो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मुझे बताओ, आपकी आंखें उस पेन के अंदर क्या देखेंगी, रेड कलर ही देखेंगी ना मोस्टली। वो ये भी देख सकती हैं कि हाँ कितनी इंक बची है, क्योंकि रेड पेन में दिख रही होती है हमारी परफेक्ट इंक कितनी बची है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके जो फाइन डिटेल्स है हम बस उन्हीं को देख पा रहे हैं, क्योंकि वो ही इंटेंसिटी मेरी आंखों पर ज्यादातर पड़ रही है, तो मेरा जो माइंड है वो सिर्फ उसी इंटेंसिटी को कैच कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं उसकी ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ द एरिया। सो दिस फेनोमेना ऑफ अपरेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अवेलेबल इंटेंसिटीज बाय कंसिडरिंग कंबाइंड इंटेंसिटी ऑफ मल्टीपल पिक्सल इज नोन एज हाफ टोनिंग। अब समझ में आया हाफ टोनिंग क्या होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, वो जो हम खुद से इंक्रीज कर रहे हैं ना इंटेंसिटी लेवल्स को, और किससे कर रहे हैं हम वो इंटेंसिटी उसको इंक्रीज, हम जो हमारे मल्टीपल पिक्सल्स है उनको क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं ना, जो इंटेंसिटी हमारे पास प्रेजेंट है उसमें हम मल्टीपल पिक्सल्स को कंबाइन कर दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रही है, हमारी जो इंटेंसिटीज है वो बढ़ जा रही है, एंड यही प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाफ टोनिंग। ठीक है, इसी प्रोसेस को हाफ टोनिंग बोला जाता है। अब देखो जो हाफ टोनिंग है ये कहाँ कहाँ यूजफुल है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट इज यूज्ड इन प्रिंटिंग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स इन न्यूज़पेपर्स। तो अगर हम देखें तो ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़पेपर्स के अंदर भी हमें इमेजेस जो है ना वो ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही है, हमें ब्लैक एंड व्हाइट से भी इमेजेस समझ में आती है, ये किस पर्सन की इमेज है ये भी समझ में आ रही होती है, किसकी फोटोग्राफ है। तो ये सब क्यों होता है, ये हाफ टोनिंग के वजह से होता है। क्लियर? If we see the examples of half toning, तो we can say कि अब न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स के अंदर तो हाफ टोनिंग का यूज हो ही रहा है, ठीक है। सो ये जो पिक्चर्स बन रही हैं, राइट, ब्लैक एंड व्हाइट का यूज करके जो पिक्चर्स बन रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये हाफ टोन्स है। व्हाई? बिकॉज दे आर मेड बाय यूजिंग हाफ टोनिंग प्रोसेस, ठीक है। Now in computer graphics, half-tone reproductions are approximated using rectangular pixel regions, say 2:2 pixel और 3:3 pixel, ठीक है। तो आप चाहो तो 2:2 और 3:3 दोनों में से कोई एक्सप्लेन कर सकते हो, और अदरवाइज आप दोनों भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आई हैव रिटन बोथ ऑफ देम ओवर हियर। तो रेक्टेंगुलर पिक्सल के अंदर हम देखते हैं 2:2 एंड 3:3 पिक्सल के अंदर, सो दीज रीजन्स आर कॉल्ड एज हाफ टोन पैटर्न्स, या फिर हम इसको पिक्सल पैटर्न्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास अगर हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं 2:2 पिक्सल है, तो 2:2 पिक्सल पैटर्न्स के लिए हम कितने बना सकते हैं, मैक्स टू मैक्स हम 5 इंटेंसिटी लेवल्स बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला जो हमारा स्क्वायर है या फिर जो एरिया है उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड यहाँ पर जो आई होगा वो हमारा 0 से, आई यानी कि इंटेंसिटी, वो हमारा 0 से 0.2 के बीच में होगा। सिमिलर पैटर्न में अगर ये हमारा एरिया है एंड यहाँ पर अगर हमने एक इंटेंसिटी को ऐड कर दिया तो हमारी इंटेंसिटी 0.2 से 0.4 के बीच में आ गई है। सिमिलरली अगर हम दूसरा वाला यहाँ पर देखें एरिया, इसमें क्या आ गए, 2 इंटेंसिटी आ गए, राइट, तो इसमें हम क्या बोलेंगे 0.4 से 0.6 के बीच में इंटेंसिटीज है। एंड यहाँ पर सिमिलरली मतलब 0.2 के डिफरेंस से हमें क्या करना है, इसको 1 तक लेके जाना है। जैसे ही 1 हो गया इसका मतलब हमारा जो पूरा एरिया है स्क्वायर का वो कंप्लीटली भर चुका है, एंड डेफिनेटली 2:2 पिक्सल पैटर्न्स आपको यही दिखाने हैं, इसी स्ट्रेंथ में दिखाने हैं, ठीक है ना। अगर 3:3 पिक्सल की बात करें तो ऐसा ही होगा, एक एक हमारा जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर बढ़ती रहेगी पिक्सल्स में, एंड एट द एंड हम जब 1 पर पहुंच जाएंगे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, 3:3 पिक्सल पैटर्न्स है। एंड 3:3 में हमारे कितने पैटर्न्स बनते हैं, तो 10 पैटर्न्स बनते हैं। तो सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू रिमेंबर है, अगर 2:2 है तो हमारे पास 5 पैटर्न्स बनते हैं, एंड अगर 3:3 है तो बस 10 पैटर्न्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। लेट्स गो इनटू 6th क्वेश्चन। यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद एग्जांपल्स। तो कुछ टर्म्स यहाँ पर दी हुई होती हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स। तो कलर गैम्यूट उसमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो लेट्स सी।
तो बेसिकली अ कलर गैम्यूट इज द एंटायर रेंज ऑफ कलर्स, ठीक है। तो कलर गैम्यूट क्या है, एक कलर्स की रेंज होती है एंड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफिक मीडियम of a specific device of medium such as computer, monitor, printer or camera. So different devices have different color gamutes, meaning they can display or produce different ranges of color. If we take an example, अगर हम किसी एग्जाम्पल की ले लाइक मोबाइल की अगर हम बात करते हैं, तो अगर सिंपल अगर कोई भी हम बात करें, आई विल नॉट टेक एनी कंपनीज नेम, लेकिन अगर मतलब लो क्वालिटी का या फिर लो प्राइस का हमने कोई मोबाइल लिया है, तो उसके अंदर जो हमारी पिक्सल क्वालिटी होती है, इमेज क्वालिटी होती है, उसमें हमें इतनी ज्यादा परफेक्ट ब्राइटनेस, सैचुरेशन, ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, राइट। वही अगर हम आईफोन्स वगैरह की बात करें या ऐसी मोबाइल्स की बात करें जो कि हाई कॉस्टली है, तो डेफिनेटली उनके अंदर जो रेंज होती है वो कलर्स की ज्यादा होती है। तो रेंज ऑफ कलर ज्यादा होने से वहाँ पे क्या हो जाते हैं, हमारे जो कलर गैम्यूट है वहां पर ज्यादा यूज किए हुए होते हैं, इसीलिए उसकी जो डिस्प्ले है वो ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो वही होता है कलर गैम्यूट। कलर गैम्यूट क्या है, एंटायर रेंज ऑफ कलर्स है। तो अगर हम छोटे लो क्वालिटी मोबाइल फोन्स की बात करें, तो ये चीज मोबाइल्स में ही नहीं, हमारे डिस्प्लेज में, अलग अलग चीजों के अंदर ये यूज होता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो डेफिनेटली जो कि हम जिसमें कलर गैम्यूट लेस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें जो रेंज ऑफ कलर्स है वो क्या है, कम है, तो डेफिनेटली उसकी जो क्वालिटी होगी वो थोड़ी सी डाउन होगी। एंड डेफिनेटली जिनकी कलर गैम्यूट्स जिनके अंदर ज्यादा है, इसका मतलब रेंज ऑफ कलर्स उनमें ज्यादा है, रेंज ऑफ कलर ज्यादा है, तो डेफिनेटली वहां पर जो पिक्चर है वो अच्छी बन रही होगी एंड मोर क्लियर बन रही होगी। एंड वी सी एन एग्जाम्पल, तो sRGB ऐसे जो होते हैं ना कलर गैम्यूट्स होते हैं, तो अगर sRGB है तो ये कलर गैम्यूट कहाँ पे यूज होता है कॉमनली, तो ये वेब इमेजेस एंड मॉनिटर्स में यूज होता है, क्या, sRGB, ठीक है। और Adobe RGB कहाँ पे यूज होता है, इट इज अ वाइडर कलर गैम्यूट, यानी कि इसके अंदर ज्यादा रेंज होती है, तो मतलब ये क्या है, हाई कॉस्टली हो सकता है एंड इट इज यूज्ड फॉर कवरिंग मोर ग्रीन्स एंड ब्लूज, मेकिंग इट प्रेफरेबल फॉर प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग। सो प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग के अंदर भी अगर हम कैमरा वगैरह से फोटो लेते हैं, तो डेफिनेटली वो प्रोफेशनल फोटोज ही होते हैं एंड उनके अंदर ग्रीन्स एंड ब्लूज की जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है। सो डेफिनेटली ये होता है एडोबी आरजीबी में। तो ये दो एग्जांपल्स थे जो कि कलर गैम्यूट के थे। सो बस इतना ही आपको एक्सप्लेन करना है डेफिनेशन विद एग्जांपल्स में। Now we talk about specular reflection. तो specular reflection क्या होता है? It is a type of reflection that occurs on smooth and shiny surface. अगर हम किसी मेटल की बात करें, अगर हम ऐसी कार की बात करें जिसमें हम खुद अपने आप को देख पा रहे हैं, डेफिनेटली वो क्या एक शाइनी है, राइट। तो उसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो रहा है। So specular reflection is the type of reflection that occurs on smooth and shiny surfaces where light reflects in a single direction. यानी कि एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है, resulting in a clear and sharp reflection produces highlights which makes the surface look glossy. तो यहाँ पर एग्जांपल में अगर हम देखें वही है, when light has a polished metal surface or a still body of water, so हम क्या कर सकते हैं, लाइट जो है वो एक वे में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हमें मिरर लाइक वे में वो मिल रहा होता है एंड क्लियर रिफ्लेक्शन मिलता है हमारे ऑब्जेक्ट्स का। सो यहाँ पर हमने देख लिए दो डेफिनेशंस, कलर गैम्यूट और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का। तो जो डिस्प्ले हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ ही लिया है, तो चलिए उसका भी एग्जांपल और डेफिनेशन परफेक्शन के साथ देख लेते हैं। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमें पता है कब होता है, इट ऑकर्स ऑन रफ और मैट सर्फेसेस, जहाँ पे लाइट जो होती है वो स्कैटर होती है बहुत डायरेक्शंस में लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन डज नॉट क्रिएट शार्प इमेजेस। हमें पता है कि क्या होती है, सॉफ्ट इमेजेस या सॉफ्ट शैडोज हमें मिल रहे होते हैं, so but or highlights, but instead gives a uniform appearance to the surface, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, so when light hits a wall painted with matte paint और a sheet of paper, so जो लाइट है वो स्कैटर होती है but making the wall और paper appear evenly lit, ठीक है। so this is why objects like paper, chalk और carpet do not produce visible reflections as they diffuse the light in all directions, ठीक है। तो ये होता है आपके diffuse reflection के लिए। So that's all। इसके अंदर हमें तीन definitions with examples explain करने थे, so that we did that। Now let's move on। देखो अगेन ये क्वेश्चन आया था which is what is backface and explain the backface detection and removal। तो ये क्या है, इसके अंदर भी आपको रेफर करना है जो क्वेश्चन 1 हमने देखा था, ठीक है। बैकफेस के लिए मैंने बोला है ना ये हर पेपर के अंदर पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको यही एक्सप्लेन करना है। so I have to refer question number 1 over there। नाउ यहाँ पर ये सब हमने कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव here, this is also a question where we have to explain and compare point source and diffuse illumination। यहाँ पे क्वेश्चन 1 को नहीं, जहाँ पर मैंने इन point source और diffuse illumination को कंपेयर किया है, मे बी क्वेश्चन 2 और 3 वो आप रेफर कर सकते हो।
नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपेयर आरजीबी एंड एचएसवी मॉडल। ठीक है, तो आरजीबी यानी कि ग्रीन रेड ब्लू होता है, ये इसको हम इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं, और एचएसवी मतलब ह्यू सैचुरेशन एंड वैल्यू। तो यू का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन का, वैल्यू का, एवरीथिंग वी विल सी। तो बेसिकली आरजीबी और एचएसवी में अगर डिफरेंस आता है तो आप इसको लिख सकते हो। ऑब्वियसली अगर आरजीबी पे या फिर एचएसवी पे, दोनों में से किसी में भी आपको शॉर्ट नोट भी आता है तो आप सेम नोट्स को प्रेफर करोगे। ओके, सो आरजीबी कलर मॉड्यूल्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट देखो, RGB stands for what? Red, green and blue colors, ठीक है, which are created by combining different intensities of these three primary codes। ठीक है, तो रेड, ग्रीन, ब्लू हमारे प्राइमरी कोड्स हैं, इसके साथ बहुत सारे हमारे क्या बनते हैं, शेड्स बन रहे होते हैं कलर्स के। सो कलर्स आर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ दीज थ्री प्राइमरी कोड्स ओनली। ओके, सो दिस इज हैपनिंग इन द आरजीबी स्टैंडर्ड्स। ओके, सो आरजीबी के अंदर यही होता है, तो सब इतना याद रखो, रेड, ग्रीन, ब्लू जो है ये स्टैंड करता है, डेफिनेटली हम बहुत सारे कलर्स इससे बना सकते हैं। नाउ एचएसवी के अंदर बात करें तो एचएसवी स्टैंड्स फॉर ह्यू सैचुरेशन एंड वैल्यू। इट रिप्रेजेंट्स कलर्स बेस्ड ऑन हाउ ह्यूमंस परसीव कलर, यानी कि हम जिस तरीके से कलर को देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ कलर के टाइप पे डिपेंड कर रहा है, यस उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन बहुत सारी और भी चीजें हैं जिससे मतलब हम समझ सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन दैट थिंग्स। ठीक है, तो वो कौन सी चीज है वो हम सेकंड पॉइंट में समझ रहे होंगे। हमारे पास अगर हम आरजीबी के अंदर देखें सो इट इज बेस्ड ऑन एडिटिव कलर मिक्सिंग। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यही रेड, ग्रीन, ब्लू को कंसीडर करके हम क्या करते हैं, हम अलग अलग कलर्स बना रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, इनके मिक्सिंग ही हो रही होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव कलर मिक्सिंग, जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं टुगेदर टू प्रोड्यूस कलर्स। सिमिलर पैटर्न में बेस्ड एचएसवी की बात करें तो बेस्ड ऑन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फॉर कलर विथ कंपोनेंट्स फॉर ह्यू का मतलब क्या है, अब देखो कलर का टाइप, कौन से टाइप का कलर है ये ह्यू बताता है। सैचुरेशन का मतलब कि कलर की इंटेंसिटी कितनी है, और वैल्यू का मतलब कि उसकी ब्राइटनेस कितनी है। ठीक है, तो ये तीनों का जो डेफिनेशन है या फिर एक्सप्लेनेशन जो सिंपल है, जो कि ह्यू का मतलब कलर टाइप, सैचुरेशन मतलब कलर इंटेंसिटी और वैल्यू मतलब ब्राइटनेस, ये जस्ट कीप इन माइंड। ठीक है, तो नाउ थर्ड पॉइंट में हम अगर आरजीबी की बात करें तो इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्क्रीन्स, डिजिटल डिस्प्लेज एंड इमेजिंग डिवाइसेस वेयर कलर्स आर क्रिएटेड विद लाइट। ठीक है, एंड यहाँ पर जो देखें तो यूजफुल फॉर कलर सिलेक्शन एंड एडजस्टमेंट्स। अगर हम इमेज एडिटिंग की बात करते हैं तो अगर आप इमेज एडिट वगैरह करते होगे तो आप देखोगे कि सैचुरेशन, ह्यू, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो वो क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट द एचएसवी मॉडल विच इज प्रेजेंट ओवर देयर। एंड इससे हम क्या कर सकते हैं, हम मोर क्लोजली जैसे पीपल डिस्क्राइब करते हैं कलर्स को, वैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी में हम आर को बोल सकते हैं 0 से 255, किसी भी कोई भी रेंज हो सकती है। एंड सिमिलरली आपके ग्रीन और ब्लू भी सेम होते हैं, लेकिन अगर एचएसवी के अंदर बात करें तो यू जो होता है वो हम डिग्रीज के अंदर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यानी 0 to 360 डिग्री होता है। सैचुरेशन जो है वो अगेन 0 to 100% एंड वैल्यू भी 0 से 100%। देन आरजीबी जो होता है वो लेस इंट्यूटिव होता है फॉर डिस्क्राइबिंग कलर्स बिकॉज इट मिक्सेस प्राइमरीली कलर्स डायरेक्टली, यानी कि इतने ज्यादा परफेक्शन यानी रियलिटी वाले कलर्स हमें आरजीबी में नहीं मिल रहे होते हैं। बाकी अगर हम बात करें एचएसवी के अंदर तो डेफिनेटली हमारी इंटेंसिटी, सैचुरेशंस वगैरह जो है ना इसके अंदर डिस्क्राइब होते हैं, तो हमें ज्यादा इंट्यूटिव, ज्यादा रियलिस्टिक इमेज मिल रही होती है। देन यहाँ पर जो आरजीबी है दैट इज बेस्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग कलर्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन। तो ज्यादातर अगर डिस्प्लेज, मॉनिटर्स, हम स्क्रीन के ऊपर बात करें तो आरजीबी ही चल रहा होता है। सो एज इट डायरेक्टली मैप्स टू हाउ कलर्स आर डिस्प्लेड विथ लाइट, तो लाइट से अगर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं तो हर जगह लाइट से डिस्प्ले होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम आरजीबी का यूज करते हैं। एचएसवी का यूज सिर्फ इमेज एडिटिंग, आप ये एक एप्लीकेशन अच्छे से याद रख लो, वेयर कलर सिलेक्शन टूल्स भी होते हैं, डिजाइन सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जहाँ पे कलर्स प्रॉपर्टीज या फिर कलर्स की जो एडजस्टमेंट्स है वो हमें करनी होती है, तो वहां पर हम एचएसवी का यूज करते हैं। एंड डेफिनेटली एक एग्जांपल में बात करें तो आरजीबी में अगर हमें रेड को रिप्रेजेंट करवाना है तो आर पहले आता है डेफिनेटली, तो 255 इसको हम देंगे जो कि हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट इंटेंसिटी है उसकी। एंड बाकी में अगर 0 देंगे तो हमें प्योर रेड कलर मिल रहा होगा। सिमिलरली अगर बीच में यानी जी की जगह पे हम 255 देंगे तो हमें प्योर ग्रीन कलर मिल रहा होगा। सिमिलरली अगर रेड और ग्रीन ही हमें प्रोड्यूस करने हैं एचएसवी के अंदर, तो एचएसवी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री 100% तो रिप्रेजेंट कर देगा ये हमें प्योर रेड। सिमिलरली यहाँ पर हम अगर एचएसवी में यू के अंदर 120 डिग्रीज दे दें एंड कीपिंग एवरीथिंग एल्स सेम, हमें प्योर ग्रीन कलर मिलेगा। तो ये फॉर एग्जांपल आप रख सकते हो। तो 7 पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए एंड डेफिनेटली यही आप लिखना अगर आपको शॉर्ट नोट भी आता है तो।
नाउ लेट्स कम ऑन टू द 10th क्वेश्चन, दैट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन पेंटर्स एल्गोरिथम। तो पेंटर्स एल्गोरिथम के अंदर क्या हो रहा है, तो देखो बेसिक आइडिया ऑफ पेंटर्स एल्गोरिथम इज टू पेंट द पॉलीगॉन्स इनटू फ्रेम बफर इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट। यानी कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पॉलीगॉन्स के अंदर पेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग पेंटर्स एल्गोरिथम। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग बेसिक फंक्शंस। तो कौन से फंक्शंस है, तो फर्स्ट फंक्शन है आपका सॉर्टिंग ऑफ पॉलीगॉन्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डेप्थ। ठीक है, तो डिक्रीजिंग डेप्थ में क्या होता है, हमारा जो ऑर्डर है सॉर्टिंग ऑफ पॉलीगॉन्स वो हो रहे होते हैं। सो बेसिकली सॉर्टिंग ऑफ पॉलीगॉन्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डेप्थ ये हम करेंगे। ठीक है, यानी कि जिसकी डेप्थ जो है वो सबसे कम होगी वो उसको हम लास्ट में क्या करेंगे, पेंट करेंगे। तो जिसकी सबसे ज्यादा है उसको हम पेंट सबसे पहले करेंगे। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखना ना। पॉइंट सेकंड क्या है जो हमें ध्यान में रखना है, रिजॉल्विंग एनी एम्बिग्यूटीज दिस मे कॉज व्हेन पॉलीगॉन्स एक्सटेंड्स ओवरलैप दैट इज स्प्लिटिंग पॉलीगॉन्स इफ नेसेसरी। यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो पहला तो ये एरिया था, तो सबसे पहले एरिया हम ये कंसीडर करेंगे। देन अगर उसमें ये वाला एरिया है तो ये वाले एरिया को जो बड़ा वाला है इसको कंसीडर करने के बाद वी विल कम ऑन टू दिस, क्योंकि हम सॉर्टिंग भी कर रहे हैं। एंड उसके बाद सबसे छोटा हमारा ट्राइंगल है, लेकिन क्या हो रहा है इस केस में ओवरलैप हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे दोनों भी पॉलीगॉन्स को। तो कुछ ऐसे स्प्लिटिंग होती है इसमें। ठीक है, नाउ स्कैन कन्वर्जन ऑफ पॉलीगॉन्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द पॉलीगॉन ऑफ ग्रेटेस्ट डेप्थ। ठीक है, तो हम स्कैन कहां से करेंगे, जिसकी डेप्थ सबसे ज्यादा होगी वहां से। लेट्स से ये आपका कोई बॉक्स है। ठीक है, एंड बॉक्स 1 में आपका ये ट्राइंगल सा प्रेजेंट है, बॉक्स 2 में आपका ये स्क्वायर कुछ डायमंड सा प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स 1 को निकाल लेते हैं एंड इस बॉक्स 2 को निकाल लेते हैं। ऐसे निकालेंगे कि ये जो है ना पूरे कॉर्नर्स पे क्या हो रहे हैं, ये मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं पूरे कॉर्नर्स पे आ रहे हैं। तो बेसिकली बॉक्स 1 में हमारे पास ये है एक ट्राइंगल सा, तो इसमें क्या है, यहाँ पर वाई मिन है एंड वाई मैक्स है। सॉरी, यहाँ पर आपका एक्स मिन एक्स मैक्स आएगा, यहाँ पे एक्स मैक्स कर लेना, यहाँ पर वाई मिन और वाई मैक्स आएगा। ठीक है, नाउ जो बॉक्स 2 है उसके अंदर भी आपका यही सेम पैटर्न प्रेजेंट है, लेकिन बॉक्स में। तो अगर हमारा एक्स मिन और एक्स मैक्स सेम होता है और वाई मिन वाई मैक्स डिफरेंट होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ओवरलैपिंग है वो नहीं हुई है। ठीक है, एक्स मिन एक्स मैक्स सेम होंगे और वाई मिन वाई मैक्स डिफरेंट होंगे, तब हम बोलेंगे इसे। लेकिन अगर यहाँ पर देखो एक्स मिन एक्स मैक्स क्या है, हमारे सेम है फॉर बोथ द बॉक्सेस, बट वाई मिन ऑफ 1 जो है, वाई मिन ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर देन वाई मैक्स ऑफ 2 है। ठीक है, वाई मैक्स ऑफ 2 कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये है। ठीक है, तो वाई मिन ऑफ 1 और वाई मैक्स ऑफ 2 को अगर हम कंपेयर करें तो अगर ये ग्रेटर होगा, सो वी विल सी दिस। एंड यहाँ पर और कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये जो है इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे। दोनों भी डायग्राम्स मतलब सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, उनको मिरर लाइक इमेज के अंदर नीचे दिखा रहे हैं बॉक्स 2 में। यहाँ पर वाई मिन और वाई मैक्स क्या है, सेम है, वाई मिन वाई मैक्स सेम होंगे और एक्स मिन ऑफ 2 जो है वो ग्रेटर देन एक्स मिन ऑफ 1 होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। सो इसका मतलब क्या है, आपके जो पॉलीगॉन्स है वो नॉट ओवरलैपिंग है, सो वी कैन सी बोथ द पॉलीगॉन्स विजिबली। ठीक है, अच्छे से हम क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब देखो, अगर हम ऐसे कंसीडर करें तो ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं, इसका मतलब ये दोनों भी विजिबल है। लेकिन अगर ये वाला देखें तो यहाँ पर इस केस में ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं ये वाला एक स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर है। सो पॉलीगॉन P1 इज इन फ्रंट ऑफ P2। ये देखो, ये एक पॉलीगॉन है, ये एक पॉलीगॉन है, तो जो पॉलीगॉन P1 है वो क्या है, आपके P2 के सामने है। ठीक है, तो अगर हम इसके Z min की बात करें तो इसका जो Z min ऑफ P1 है, यहाँ से देखो ये Z min 1 Z max P2 Z max P2 और यहाँ पर Z min P2, तो यहाँ पर P1 आएगा, Z min P1 Z max P1 Z max P2 Z max min P2। तो बेसिकली अगर Z min P1 जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है Z max P2 से, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है देखो, बट इफ Z max ऑफ P1 इज लेस देन Z min, सो देन P1 इज बिहाइंड P2। तो हम इन फ्रंट ऑफ P2 अगर होगा तो ये कंडीशन फॉलो होगी, एंड पीछे अगर होगा हमारा पॉलीगॉन तो ये कंडीशन फॉलो होगी। तो देखो बस आप इतना ही एक्सप्लेन कर दो, चाहो तो मतलब आप कुछ भी शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो डायग्राम्स है ना, ये वाले ये जो डायग्राम्स है ये बनाना मत भूलना। सो दिस एंड ये क्लियरली मेंशन करना कि ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग जो है वो किस में हो रहा है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा पेंटर्स एल्गोरिथम में हमने क्या देखा। नाउ देखो, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं जो कि हाफ टोन शेडिंग है, एंड एक और क्वेश्चन है जो कि 6th क्वेश्चन के सेम है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हम रेफर कर सकते हैं, ऊपर हमने अभी किए हुए। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, टू एक्सप्लेन और टू गिव शॉर्ट नोट ऑन CMY कलर मॉडल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं, हमारे पास CMY प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बचा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बाद बैक फेस अगेन पूछा गया है, देन एम्बिएंट एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, एंड देन CIE कलर हमारे पास है, एंड देन गौरेंट शेडिंग। चलो
वॉरेट शेडिंग यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा, तो चलो इसका कोई टेंशन नहीं है। एंड डेफिनेटली बस इतने ही 2-3 हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जल्दी से देख लेते हैं। CMY मॉडल के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, CMY कलर मॉडल के अंदर। तो पहले तो CMY स्टैंड क्या करता है या फिर इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इट इज सियान मैजेंटा एंड येलो, ठीक है, सियान मैजेंटा एंड येलो। तो सियान क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ कलर है, मैजेंटा, ये सब हमारे टाइप्स ऑफ कलर है। तो ये जो है ये कलर मॉडल है। ओके, इट इज अ सबट्रैक्टिव कलर मॉडल यूज्ड इन कलर प्रिंटिंग एंड इज द बेसिस ऑफ CMYK। तो CMYK मॉडल का ये बेसिस है। तो K क्या है, K स्टैंड्स फॉर ब्लैक, ठीक है। तो ये एक सबट्रैक्टिव कलर मॉडल है। तो इन CMY मॉडल हमारे पास कलर्स आर क्रिएटेड बाय सबट्रैक्टिंग वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट होते हैं ना, उनके अंदर से हम कलर्स को जो हमारी वेवलेंथ है उसको सबट्रैक्ट करते हैं, डेफिनेटली अलग अलग कलर्स जो है ना वो क्रिएट करते हैं CMY मॉडल में। तो ईच कलर सियान, मैजेंटा एंड येलो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सर्टेन वेवलेंथ्स को एंड रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरों को, ठीक है। सो दिस इज इन रिजल्टिंग डिजायर्ड कलर्स। ओके, तो जो कलर चाहिए हम उसको बना सकते हैं, जस्ट हमें किसके साथ खेलना है, वेवलेंथ्स ऑफ लाइट के साथ हमें जो है ना खेलना है यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो सियान जो है वो रेड को एब्जॉर्ब करता है, मैजेंटा जो है वो ग्रीन को एब्जॉर्ब करता है और येलो जो है वो ब्लू को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर प्राइमरीली बात करें तो दिस इज यूज्ड इन कलर प्रिंटिंग। अगर हम देखें तो ये इंक्स और पेपर्स पर ज्यादा अच्छे से काम करता है। अगर हम सियान, मैजेंटा और येलो को कलर, जो भी कलर्स इनको कंबाइन कर दे तो हमें डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर मिल रहा होता है, विच इज वाई हम ब्लैक को क्या बोलते हैं, ये ऐड करते हैं हम एज अ फोर्थ कलर इन CMYK टू अचीव ट्रू ब्लैक एंड रिड्यूस द इंक यूज, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर देखें तो देखो हमारे पास क्या है, रेड किसको, सियान किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड को, मैजेंटा किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन को, येलो किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू को। अगर यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा एक्साइटिंग चीज है, अगर हम सियान और मैजेंटा को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, मुझे यहाँ पर ब्लू कलर मिलता है जो कि येलो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि कहीं पर था ही नहीं। तो सियान और मैजेंटा का अगर हम कर रहे हैं तो ब्लू, वैसे ही किसी को भी करो। सपोज आप येलो और मैजेंटा को करोगे तो आपको रेड कलर मिलेगा, ठीक है। सपोज आप सियान और येलो को करोगे तो आपको मैजेंटा मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है जब आप मिक्सिंग कर रहे होते हो CMY के अंदर किसी में भी। तो ये याद रखो, ये एक सबट्रैक्टिव कलर मॉडल है बस, एंड जस्ट हमें डिस्क्राइब करना है कि ये वेवलेंथ ऑफ लेंस पे क्या होता है, लाइट्स पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं लाइट की। तो डेफिनेटली आपको जितनी खुद से आती हैं आप वो भी लिख सकते हो, एंड डेफिनेटली आप ये वाले जो नोट्स में मैंने गिवन दिया है यहाँ पर, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखो लाइट सोर्स, ठीक है। So light from sources like sun or electric bulbs emit various frequencies within the visible range, so creating white light. So when white light strikes an object, some frequencies are absorbed while others are reflected, determining the object's color. तो अगर हम ध्यान दें तो इससे हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंक्वायरी है ये मिल रही है क्या, कि हमें जो लाइट मिल रही है, जैसे कि हमारा सन हो गया या फिर कोई बल्ब हो गया, तो वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की लाइट जो है ना वो हमें दे रहे होते हैं, एंड वो सारी फ्रीक्वेंसीज की लाइट मिलकर हमें क्या मिलती है, व्हाइट लाइट मिलती है। एंड यही सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनमें से कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी हर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से उसका जो कलर है वो हमें दिख रहा होता है, ठीक है। तो ये होती है लाइट की प्रॉपर्टी सबसे पहली। Then we have frequency and color. So lower frequencies create colors like red, ठीक है। जो lower frequencies होती हैं वो red colors जो है ना ऐसे colors को produce करते हैं, और जो higher frequencies होती हैं they are associated with blue and violet. Okay. Now the combination of these reflected frequencies results in a perceived color of an object. ठीक है, तो ये हमेशा रिफ्लेक्शन पर ही डिपेंड करता है, कलर हो गया, फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली। देन ब्राइटनेस एंड सैचुरेशन। तो ब्राइटनेस क्या है, इट रेफर्स टू द इंटेंसिटी ऑफ परसीव्ड लाइट, कितनी लाइट जो है ना, कितनी इंटेंसिटी की लाइट हमें मिली है, ठीक है, उससे हमारी जो ब्राइटनेस है वो हमें डिपेंड होती है बेसिकली। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट परसीव हुई है उतनी ज्यादा ब्राइटनेस हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मिल रही होती है। सिमिलर पैटर्न में सैचुरेशन, तो ऑफ कोर्स ये जो मतलब अगर आपने फोटोशॉप वगैरह किया होगा तो बहुत ज्यादा सिंपली उसके अंदर हमें बहुत ये जो टर्म्स है ये वहां पे मिल रहे होते हैं, तो आपको ये लगता होगा ना कनेक्टेड। तो यही सारी चीजें हैं। सैचुरेशन की बात करें तो सैचुरेशन मींस प्योरिटी, ठीक है। प्योरिटी, क्या प्योरिटी है उस पर्टिकुलर इमेज की। तो ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है हाउ प्योर अ कलर इज, ठीक है। पेस्टल कलर्स आर लेस सैचुरेटेड,
क्लियर। तो ब्राइटनेस एंड सैचुरेशन भी एक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है। देन वी हैव क्रोमेटिसिटी। देखो आपको ना ये क्रोमेटिसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी एंड कलर, ये ब्राइटनेस, तो इनके आपको डेफिनेशंस भी आ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो मैंने आपको लिख के दिया ये डेफिनेशंस ही हैं, दे आर एक्सप्लेनिंग देम वेरी नाइसली। तो देखो क्रोमेटिसिटी जैसा वर्ड है ना, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो क्रोमेटिसिटी क्या होता है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब क्या, सैचुरेशन, एंड डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी। डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिस कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो क्या हो जाता है, डोमिनेंट कलर हो जाता है। तो वैसे ही जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो दो चीजों के कॉम्बिनेशन, प्योरिटी एंड डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन से हमें जो है ना क्रोमेटिसिटी देखने मिलती है, विच कलेक्टिवली डिस्क्राइब्स द कलर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ गया। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, देखो दो कलर्स, टू कलर्स लाइट सोर्सेज विद स्पेसिफिक इंटेंसिटीज कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस अदर कलर्स। दो कलर है मेरे पास, लेट से मेरे पास है व्हाइट कलर एंड मेरे पास है रेड कलर। तो मैं अगर दोनों को कंबाइन कर दूं, मुझे पता है दोनों की भी फ्रीक्वेंसीज क्या है, दोनों की भी इंटेंसिटीज क्या है, अलग अलग है। तो फिर अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, न्यू कलर मिलता है। लेट से हमें पिंक मिल सकता है, तो वो क्या हो गया, न्यू कलर हो गया। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पेयर्स लाइक रेड, सियान, ग्रीन एंड मैजेंटा, ब्लू एंड येलो, ये जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंड इनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कलर गैम्यूट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये क्या होता है, रेंज ऑफ कलर्स होते हैं जो कि हर चीज के, हर डिस्प्ले, हर इसके अलग होते हैं, राइट। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू फॉर्म अ कलर गैम्यूट। These colors are essential in devices that rely on primary color model to create a wide array of colors. ठीक है। Now देखो अगेन बैकफेस रिमूवल एल्गोरिदम जो है यहाँ पर पूछी गई है। Now let's move on to the next question. Explain ambient light and diffuse reflection with example. तो इसके अंदर diffuse reflection तो हम पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ ambient light पढ़ेंगे। diffuse reflection के लिए आप question 6 का थर्ड जो है ना उसको रेफर कर सकते हो। Now ambient light बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो when we try to produce realistic displays, we must consider this reflected light which is coming from all directions, such as light which is reflected from walls, floor, ceiling, objects in a room. It means the surface which is not directly exposed to light emitting source will still be visible because of light reflecting source. This light which is reflected from somewhere is called as background light और ambient light. समझ में आ गया। ये देखो ये जो डेफिनेशंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्बिएंट लाइट के लिए वही एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जिस रूम में आप बैठे हो उसके एक कॉर्नर पे देखो, क्या वहां पर आप डायरेक्टली लाइट दे रहे हो जिसकी वजह से वो दिख रहा है हमें, नहीं। आपके पीछे या आपके सामने कोई बल्ब होगा, कोई ट्यूबलाइट होगी जो कि लाइट सोर्स है, एंड वो एकदम स्ट्रेटली आपकी जो लाइट सोर्स है उसको एमिट आउट कर रहा है, फिर भी वो कॉर्नर जो कि बैक साइड ऑफ द बल्ब प्रेजेंट है वो मुझे दिख रहा है। द ओनली रीजन इज दैट कि मुझे मेरी जो लाइट है वो अलग अलग जगह से, मे बी वॉल हो सकता है, मे बी फ्लोर, मे बी सीलिंग, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं रूम में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, एंड तभी जाके उस पॉइंट पे मुझे उस कॉर्नर पे क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है। ठीक है, तो यही क्या होती है, एम्बिएंट लाइट होती है। ठीक है, आप चाहो तो उसको ऐसे एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड आई विल प्रेफर कि आप कोई ना कोई डायग्राम तो दिखाओ, ये क्योंकि हमें पता है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम ये चीजें दिखा सकते हैं ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सप्लेन द CIE क्रोमेटिसिटी डायग्राम। ठीक है, CIE क्रोमेटिसिटी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझो क्या है। क्रोमेटिसिटी के बारे में अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया डेफिनेशन, एंड दैट डेफिनेशन विल बी वेरी यूजफुल ओवर हियर। तो क्रोमेटिसिटी में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो दो चीजें हैं वो उनके कॉम्बिनेशन से क्रोमेटिसिटी बन रही होती है, एक तो प्योरिटी और डिफ्यूज, आपका डिफ्यूज फ्रीक्वेंसी, राइट। तो वही चीज हमें यहाँ पे देखनी है। देखो द क्रोमेटिसिटी डायग्राम दैट स्पेक्ट्रल कलर्स एंड देयर मिक्सचर्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ प्राइमरी कलर्स। तो क्रोमेटिसिटी डायग्राम जो हम बनाते हैं वो अलग अलग हमारे पास कलर्स बनते हैं, अलग अलग प्राइमरी कलर्स के मिक्सचर से। ठीक है, तो प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। यहाँ पे देखो ये डायग्राम आपको बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको आप याद कैसे रखोगे, तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि आपका एक्स और वाई एक्सिस है ना, उसके बीच में जो है आपका व्हाइट कलर होगा, क्या होगा, व्हाइट कलर होगा। एंड जो इसके कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये एक कॉर्नर है आपका, ये एक कॉर्नर है आपका, ये एक कॉर्नर है, तो वो जो कॉर्नर्स है ना उसमें आपका क्या प्रेजेंट है, उसमें आपके प्राइमरी कलर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से ध्यान में रखो।
कॉर्नर यानी कि देखो प्राइमरी कलर्स में रेड प्रेजेंट है, ग्रीन प्रेजेंट है, ब्लू प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जो दो जगह बची है उसमें क्या होगा, तो ब्लू प्लस ग्रीन हम करेंगे, वी विल गेट सियान, रेड प्लस ब्लू करेंगे, वी विल गेट वायलेट। सो दिस इज द थिंग। अब चाहो तो ये वेवलेंथ याद रखो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद रख पा रहे हो तो इट्स वेल, आप इतना भी डायग्राम बनाओगे तो इट्स ओके। नाउ क्रोमेटिसिटी कंटेन्स टू पैरामीटर। देखो क्रोमेटिसिटी के पास यू और सैचुरेशन होता है, ठीक है, यू एंड सैचुरेशन, एंड यू एंड सैचुरेशन टुगेदर इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमिनेंस, ठीक है। तो क्रोमेटिसिटी बनती है इन दोनों पैरामीटर्स से, और यू एंड सैचुरेशन को अगर हम साथ में अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं बेसिकली तो हम उसको बोल सकते हैं क्रोमिनेंस, ठीक है। क्रोमेटिसिटी डायग्राम रिप्रेजेंट्स कलर्स यूजिंग एक्स एंड वाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्स एंड वाई एक्सिस है जिसमें हम क्या कर पा रहे हैं, कलर्स को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिसिटी डायग्राम बोल रहे होते हैं। द पॉइंट ए मार्क्ड इन क्रोमेटिसिटी डायग्राम्स रिप्रेजेंट व्हाइट लाइट। तो ये जो बीच का इसको हमने ए नाम दिया है, तो ये क्या कर रहा है, व्हाइट लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे डायग्राम में। दिस व्हाइट लाइट फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग कलर्स हैविंग, अब ये जो व्हाइट लाइट है ये कैसे बनी है, बाय कंबाइनिंग दीज थ्री प्राइमरी कलर जो कि है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आप चाहो तो इनकी वेवलेंथ याद रख सकते हो, रेड की वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर, ग्रीन की है 546.1 नैनोमीटर एंड ब्लू की है 438.8 नैनोमीटर। क्लियर। नाउ द कलर्स ऑन बाउंड्री आर कंप्लीटली सैचुरेटेड। आपके जो बाउंड्री पे जो कलर्स हैं वो क्या है, कंप्लीटली सैचुरेटेड है, ठीक है। ये जो है बाउंड्री पे ये कंप्लीटली सैचुरेटेड है, इनसे और कुछ एक्स्ट्रा क्या नहीं हो सकता है, मतलब इनसे और ये ऐसे नहीं है कि ये किसी से बने हुए हैं, राइट। तो ये ओनली द व्हाइट लाइट इज देयर जिससे ये बने हुए हैं, अदरवाइज इनके लिए इनको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर कंप्लीटली सैचुरेटेड। और जो कॉर्नर्स हैं वो हमने कैसे बनाए हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू से बनाए हैं, दैट्स इट, ठीक है। नाउ द 17th क्वेश्चन इज फॉर पेंटर्स एल्गोरिथम, वो जो है ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 10 में पढ़ लिया है। Now the last question is explain Gouraud shading method। तो इसका आइडिया हमें आ चुका है, हमने कहाँ देख लिया Gouraud shading को, हमने इसके Gouraud को किससे किया, हमने कॉम्बिनेशन इसका देखा हमने, कंपेयरिंग बाय फॉर्म, है ना, फॉर्म, यस। तो यहाँ पर हमने समझा था कि क्या है, ये वर्टाइसेस को कलर करता है, हाइलाइट्स को मिस कर देता है वर्टाइसेस के चक्कर में, है ना, लेस रियलिस्टिक होता है, फास्टर होता है, एंड यूज्ड फॉर सिंपल सीन्स, क्योंकि रियल टाइम में हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, लोअर मेमोरी यूजेज है, शेडोज जो है कम डिटेल के दिखते हैं, लोअर विजुअल क्वालिटी है, एंड वीडियो गेम्स वगैरह में जहाँ पे स्पीड की क्रिटिकल हमारी कंडीशन होती है तब हम क्या करते हैं, गॉराड शेडिंग का यूज करते हैं। तो लेट्स सी ओवर हियर कि इसमें हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखो दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी इंटरपोलेशन मॉडल, ठीक है। तो इंटेंसिटी इंटरपोलेशन मॉडल भी इसको बोला जाता है, डेफिनेटली वी आर डीलिंग विद इंटेंसिटी हियर। This was invented as an improvement to allow more smooth transitions of color on round objects, ठीक है। तो बेसिकली इसको इन्वेंट यूं किया गया था ताकि हम जो है हमारे जो राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको जो कलर है उनको स्मूदर ट्रांजिशन के साथ हम उसको कलर कर पाए, ठीक है। इंटेंसिटी लेवल्स आर कैलकुलेटेड एट ईच वर्टेक्स एंड इंटरपोलेटेड अक्रॉस द सरफेस। समझ में आया। तो हम सिर्फ वर्टेक्स टू वर्टेक्स क्या देख रहे होते हैं, हम इंटेंसिटी का लेवल चेक कर रहे होते हैं एंड उसी के हिसाब से सरफेस पे कलरिंग होती है। इट एलिमिनेट्स द इंटेंसिटी डिसकंटिन्यूटीज दैट ऑकर इन फ्लैट शेडिंग। तो जो फ्लैट शेडिंग होती है उसमें क्या होता है, हर जगह पे ऐसा हो सकता है कि इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है, तो इसीलिए इसको इंटेंसिटी डिसकंटिन्यूटी होती है, तो इसीलिए हम उसको अवॉइड कर रहे होते हैं क्योंकि वी आर डीलिंग विथ व्हाट, a circle or round objects, okay। determine average unit normal vector of each vertex। तो इसके लिए हम normal vector जो है उसको define करेंगे। तो it is nothing but normal vector of each vertex is equal to n1 plus n2 plus n3 हो गया, and upon उन सबका क्या ले लिया, mod ले लिया, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और n क्या है, हमारा number of surfaces of each of polygon sharing each vertex, n हमारा number of vertex ही है। नाउ यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये भी आप दिखा सकते हो, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, ये आपके क्या है, तीन फंक्शंस है, एंड ये क्या है, सी लैम्डा जो कि आपकी वेवलेंथ डिफाइन कर रहा है, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड, ठीक है। तो ये क्या है, कलर मैचिंग सी आई ई अमाउंट के लिए ये ग्राफ है। तो डेफिनेटली इसके अंदर सिर्फ हम क्या दिखा पा रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग हो रही है कलर्स के बीच में, हमें वो एक्सप्रेस कर रहा है। ये होता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन के अंदर देखो
यहाँ पर हमारे जो है वर्टेक्स प्रेजेंट है, जो कि है 1, 2 और 3, जो कि I1, I2, I3 से हमने डिनोट किए हैं, और उनके पास x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये कोऑर्डिनेट्स हैं। हमारे पास एक लाइन भी है जिसके पास कोऑर्डिनेट्स हैं a और b, x a y a और x d y d, ठीक है। तो ये एक हमने कुछ एक इंटरपोलेशन डायग्राम बनाया हुआ है। सो लीनियर इंटरपोलेट द वर्टेक्स इंटेंसिटीज ओवर द सरफेस ऑफ पॉलीगॉन। तो लीनियरली हमने क्या कर दिया, इस लाइन से इंटरपोलेट कर लिया हमारे वर्टेक्स को, ठीक है, ताकि हमारा जो सरफेस है वो पॉलीगॉन का कलर हो पाए। तो इंटेंसिटी हम हमारे ए की देखेंगे और बी की भी देखेंगे। अगर ये लाइन नहीं होती तो इंटेंसिटी कैलकुलेट किसकी होती, सिर्फ वर्टाइसेस की होती, लेकिन अब ये लाइन भी आ गई है तो हमारे पास नए कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं। तो उसकी इंटेंसिटी कैसे होगी, देखो आई ए इट इज इक्वल टू नथिंग बट वाई ए माइनस वाई टू, ठीक है। देखो वाई ए माइनस वाई टू अपॉन वाई वन माइनस वाई टू आई वन प्लस वाई वन माइनस वाई ए अपॉन वाई वन माइनस वाई टू आई टू। देखो ये जो है ना फॉर्मूला है, तो इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा डेफिनेटली, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, ट्रिक से याद रख लो इस फॉर्मूले को, कुछ भी नहीं है। वाई ए है यहाँ पे, जब बी की केस में बात करेंगे तो इधर वाई बी आ जाएगा, और ये जो है वाई टू वाई वन माइनस वाई टू था, इधर जो वाई टू है उससे वाई टू माइनस वाई थ्री हम कर रहे हैं। सिमिलरली वाई ए माइनस वाई वन माइनस वाई ए है, यहाँ पर वाई थ्री माइनस वाई बी हो जाएगा, और यहाँ पर वाई वन माइनस वाई टू सेम रहेगा, दैट्स इट। एंड यहाँ पर जो है इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, जो हमने ये पॉइंट पी बनाया है, इसके ऊपर अगर इंटेंसिटी चेक करें तो वो अब किस पे डिपेंड करेगी, अब वो हमारे ये ए और बी पर ही डिपेंड करेगी, जो कि पॉइंट है हमारे लाइंस के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स बी माइनस एक्स पी, यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल पी के भी कुछ पॉइंट्स होंगे, तो वो एक्सपी वाईपी जो है इसके अंदर कंसीडर होंगे, दैट्स इट। सिंपल यहाँ से बी से माइनस हो रहा है एक्सपी, और यहाँ पर एक्सपी में से माइनस हो रहा है एक्स से, बाकी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक्सबी माइनस एक्स से सेम ही है। यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई आई ए से, यानी इंटेंसिटी एट ए से, यहाँ पर होगा इंटेंसिटी ऑफ बी से, एंड ये हो जाएगी पूरी इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ऑफ पी, ठीक है। तो बस यही आपको एक्सप्लेन करना है गॉरर शेडिंग मेथड में, एंड आप जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर पाओ उतना बहुत है, ठीक है, इनफ। एंड दैट्स इट, हमने हमारा यूनिट जो है वो कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे डेफिनेटली, वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड डेफिनेटली आपको और जो क्वेश्चन है ना, जो डीएम के पेपर्स वगैरह होंगे, वो मास्टर सॉल्यूशंस आई विल बी अपलोडिंग ऑन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, ठीक है। एंड हो सके तो मैं वहां पर ही उनका सोल्यूशन, जैसे अब ये वाला सोल्यूशन था, इसके लिए तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक पूरा वन शॉट लाइक पूरे थ्योरी पढ़ाने से अच्छा है मैंने क्या कर दिया, इसका मास्टर सोल्यूशन ही आपको पढ़ा दिया, क्योंकि लोग बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि डायग्राम्स जो होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते हैं कि हम हाथ से बना पाए, इसीलिए मैंने हाथ से बनाए हैं यहाँ पे डायग्राम्स एंड आपको एक्सप्लेन किया। तो डेफिनेटली यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड देखो बिलीव मी, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे और बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। एंड डेफिनेटली अगर और क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं तो वो तो मैं आपको डालती रहूंगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको, अगर मुझे सपोज मिलते हैं तो मैं आपको ऑफिशियल चैनल पर डाल ही दूंगी। पैसे भी पहले मैंने जो बोला है ऑफिशियल पे डालने के लिए वो मैंने डाला है। एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प माय मेंबर्स, सो जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे मेंबर्स हैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट। तो अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म के लिंक है वो आप फिल कर सकते हो, एंड आप भी हमारे और मेंबर्स की तरह मतलब लकी बन सकते हो फॉर गेटिंग ऑल द एक्सक्लूसिव कंटेंट ओवर देयर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डीएम के सारे मास्टर सॉल्यूशंस यूनिट 3, 4, 5, 6 अपलोड हो चुके हैं। एंड नाउ नेक्स्ट आपको जो है हम सारे नोट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड एग्जाम से एक दो, मतलब आप ऐसा समझ लो कि 1 वीक पहले ही सब कुछ जो है ना मास्टर सॉल्यूशंस के साथ अपलोड हो जाएगा। तो आपका सिर्फ काम रहेगा पढ़ने का डेफिनेटली, एंड मुझे लेक्चर्स बनाने का। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका मैंने शेड्यूल किया है फॉर एफडीएस यूनिट नंबर 5 स्टैक, दैट्स इट। एंड इसके बाद आपको और क्या चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली कोई क्वेरी होगी अगर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हो, एंड डेफिनेटली आई विल बी रिप्लाइंग ऑन दैट, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल। अगर कोई भी आपको इसके अंदर कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताना, आई विल बी क्लियरिंग दैट डाउट्स वेरी सुन, ठीक है। तो चलिए ये पीडीएफ तो आपको वहां पे मिल ही जाएगी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। एंड सीजी यूनिट 4 जब हमारा कंप्लीट होता है, 5, 6 भी इजी है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। कर्व्स, फ्रैक्टल्स है और एक हमारा गेमिंग वाला है एनिमेशंस का, तो सिंपल है बहुत ज्यादा। एंड दैट्स इट, चलिए आपको और क्या चाहिए यू कैन कमेंट मी डाउन, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।